स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इतिहास गवाह है प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हाउ तमिल गिल्ड्स रूल्ड मलक्का। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, एंशिएंट समय से ही इंडिया ने एशियन ट्रेड नेटवर्क की फंक्शनिंग में एक अहम भूमिका निभाई है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिल्क रोड। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था इंडियन सबकॉन्टिनेंट की मिडवे लोकेशन, जो वेस्ट एशिया को ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ता था। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट रीजन था यहां के वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, और वो भी कंपेटिटिव प्राइसेस में। इसमें इंक्लूडेड थे एग्रीकल्चरल गुड्स जैसे राइस, शुगर और ऑयल की तरह और भी फूड आइटम्स, या फिर रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन और इंडिगो। मिडीवल पीरियड में ट्रेड ज्यादातर कंट्री के अंदर ही था, लेकिन हाई सीज ट्रेड भी काफी सिग्निफिकेंट था। दोस्तों, इंडिया के कोस्टल एरिया से पूरी दुनिया में ट्रेड किया जाता था, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच। इनके बीच ट्रेड मेनली इंडियन ट्रेडिंग मर्चेंट्स के द्वारा किया जाता था। इन ट्रेडिंग मर्चेंट्स में रॉयल्टी और नोबिलिटी दोनों के ही मेंबर्स हिस्सा लेते थे। 10th सेंचुरी के बाद जब इन दो रीजन्स के बीच ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ने लगा, तो इंडिया से बड़ी मात्रा में मर्चेंट्स भी साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में जाने लगे और सेटल भी होने लगे, जिसके बाद इन मर्चेंट्स को खुद को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ने लगी। ट्रेड एक्टिविटीज को एक्सपैंड करने के लिए इन मर्चेंट्स ने एसोसिएशन बनाई, जिनको हम गिल्ड्स बोलते हैं। इन ट्रेड गिल्ड्स के माध्यम से इंडियन कल्चर का भी एक्सपोर्ट शुरू हुआ। ज्यादातर ट्रेड गिल्ड्स साउथ इंडिया में स्टैब्लिश की गईं, क्योंकि यहीं के पोर्ट से ट्रेडिंग एक्टिविटीज हुआ करती थी। आज की इस कहानी में हम साउथ इंडिया की इन्हीं ट्रेड गिल्ड्स के बारे में बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि किस तरह इन ट्रेड गिल्ड्स ने साउथ ईस्ट एशिया के मलक्का स्ट्रेट और मलय पेनिनसुला के रीजन में अपना आधिपत्य जमाया। आइए सबसे पहले जानते हैं ट्रेड गिल्ड्स के मीनिंग और उनकी हिस्ट्री के बारे में। व्हाट आर ट्रेड गिल्ड्स? दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि साउथ इंडिया की कॉर्पोरेट ट्रेडिंग कम्युनिटीज को गिल्ड्स बोला जाता था। ये गिल्ड्स प्रोफेशनल्स का एक एसोसिएशन था, जिसका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हुआ करता था। मिडीवल पीरियड के तमिल कल्चर में इन गिल्ड्स का फॉर्मेशन कास्ट और ऑक्यूपेशन के बेसिस पर किया जाता था, यानी एक गिल्ड में एक ही तरह का काम करने वाले मर्चेंट्स जुड़े होते थे। इन गिल्ड्स से एक कलेक्टिवनेस और कोऑपरेशन की भावना क्रिएट होती थी। दोस्तों, किसी भी किंगडम में एक राजा और प्रजा हुआ करती थी। ये मर्चेंट्स उनके बीच एक ट्रस्टी की तरह काम करते थे। इनके द्वारा चैरिटी हाउसेज, टेम्पल्स और वाटर टैंक्स जैसे पब्लिक वर्क्स बिल्ड किए जाते थे, यानी ये गिल्ड्स पब्लिक वेलफेयर में भी एक्टिव रोल प्ले करती थीं। ओवरऑल देखा जाए तो मर्चेंट्स की ये गिल्ड्स सिर्फ इकोनॉमिक मैटर्स तक ही सीमित नहीं रहते थे, बल्कि दूसरे मैटर्स जैसे सोशल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव और इवन जुडिशियल अफेयर्स में इनका इन्फ्लुएंस रहा करता था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह ये ट्रेड गिल्ड्स वजूद में आए। राइज ऑफ तमिल गिल्ड्स। दोस्तों, हम जानते हैं कि 11th सेंचुरी के दौरान साउथ इंडिया में चोला किंगडम अपने चरम सीमा पर था। चोलास के राइज के पहले इंडोनेशिया के जावा में मिले इंस्क्रिप्शन से हमें सिर्फ कलिंगास की इंफॉर्मेशन मिलती है। ये कलिंगा ट्रेडर्स आज के ओडिशा और नॉर्थ ईस्टर्न आंध्रा के निवासी थे। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट से ये ट्रेडर्स फॉरेन विजिटर्स के रूप में आए थे। द्रविडास या तमिल गिल्ड्स का पहला डिस्क्रिप्शन हमें 1021 CE में देखने को मिला। इन इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से तमिल्स एक मैरीटाइम पावर हुआ करते थे। तमिल गिल्ड्स की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट आया 1025 CE में, जब चोला एम्परर राजेंद्र वन ने इंडोनेशिया के श्रीविजय एम्पायर का नेवल रेड्स करना शुरू किया। इंडिया की हिस्ट्री में यह रेड एक यूनिक इवेंट माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पहले इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच पीसफुल रिलेशंस थे। इस अटैक का सबसे बड़ा असर पड़ा ट्रेड पर। तमिल ट्रेडर्स ने जल्द ही श्रीविजय के एम्पायर को एनक्रोच करना शुरू कर दिया, जिसके चलते मलय ट्रेडर्स का बोलबाला कम हो गया। मलेशिया और इंडोनेशिया में तमिल मर्चेंट एसोसिएशंस या गिल्ड्स का एक्सपेंशन और तेजी से होने लगा। इसका एक फायदा चोलास को भी हुआ।
तमिल गिल्ड्स के बढ़ते वर्चस्व के चलते चोलाज और श्रीविजया के बीच रिलेशंस धीरे धीरे इंप्रूव होने लगे। दोस्तों, इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट गिल्ड्स थीं। अय्यवोल 500, अंजुनवन्नम, मणिग्रामम, सेट्टीज, बिरुडास, नानदेशीज, गत्रिगास, नकराज, मुमुरी डंडाज एटसेट्रा। आइए ब्रीफ में कुछ इंपॉर्टेंट गिल्ड्स के बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेड गिल्ड्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंट गिल्ड थी अय्यवोल 500। यह गिल्ड आइहोल से थी, जो आज के कर्नाटका में है। यह गिल्ड तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की ट्रेडिंग कम्युनिटीज के बीच लिंक प्रोवाइड करता था। इस गिल्ड में 500 स्वामीज थे, जिन्होंने आपस में मिलकर एक बोर्ड का फॉर्मेशन किया था। अगला है अंजुवन्नम गिल्ड, जिसमें जूइश, क्रिश्चियन और मुस्लिम ट्रेडर्स थे। ये गिल्ड मालाबार, कोरोमंडल कोस्ट और जावा के बीच ऑपरेट करती थी। इसके बाद है मणिग्रामम, जो तमिलनाडु में पल्लवाज और चोलाज के पीरियड में शुरू हुई। ये गिल्ड भी साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड में एक्टिवली इन्वॉल्व था। एक और इंपॉर्टेंट गिल्ड था नकरा गिल्ड। ये गिल्ड नकरेश्वर भगवान के वैश्य डेवटीज का एक संगठन था। आखिरी इंपॉर्टेंट गिल्ड था मुमुरी दंडास, जो कि ओरिजिनली मर्सिनरी ट्रूप्स थे, जिनको ट्रेडर्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखते थे। वो पहले वॉरियर्स थे, बाद में मर्चेंट थे। ये गिल्ड अय्यवोल 500 गिल्ड से अलग होकर बनाया गया था। दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट तमिल गिल्ड्स जो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड में एक्टिवली इन्वॉल्व थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह इन ट्रेड गिल्ड्स ने साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में अपना वर्चस्व बनाया। डोमिनेंस ऑफ तमिल गिल्ड्स इन मलक्का। दोस्तों, हमने देखा कि 11वीं सेंचुरी तक इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच ट्रेड काफी बढ़ चुका था और चोलाज की नेवल रेड्स के बाद यहां तमिल गिल्ड्स का आवागमन और ज्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे वहां की सोसाइटीज में भी इनका इन्फ्लुएंस नजर आने लगा। ये तमिल गिल्ड्स इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने यहां सिटीज को इस्टेब्लिश करना तक शुरू कर दिया। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए, टाउन प्लानिंग की और यहां तक कि वहां के किंग्स की फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करने लगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिला श्रीविजया किंग संगराम विजय तुंगवर्मन के रेन में। तुंगवर्मन को चाइना के साथ ट्रेड ज्यादा लाभदायक लगने लगा था, जो तमिल ट्रेडर्स के लिए नुकसान बन सकता था। वर्मन ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये तमिल ट्रेडर्स उनके लिए कोई खतरा भी बन सकते हैं, लेकिन इनके ही इन्फ्लुएंस के कारण चोलाज ने श्रीविजया एम्पायर पर एक के बाद एक रेड्स की। वो किसी भी तरह चाइना के साथ इनके ट्रेड को रोकना चाहते थे और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब श्रीविजया एम्पायर पूरी तरह कमजोर पड़ गया और उसका कोई वर्चस्व नहीं बचा और चाइना के साथ उनका ट्रेड अपने आप ही कम हो गया। इस दौरान दोस्तों, साउथ इंडिया और तमिलनाडु की इन ट्रेड गिल्ड्स ने अपना डोमिनेंस इस रीजन में बनाना शुरू किया। इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट और फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की ताकत उन्होंने बना ली। जाहिर है कि उनकी पकड़ बढ़ती जा रही थी। इन्हीं ट्रेड गिल्ड्स के ऑपरेशन के चलते यहां ट्रेडिंग कंपनीज खुलना शुरू हुई और साथ ही कॉन्टिनेंट में कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट भी शुरू हुआ। जैसा कि हमने देखा कि अंजुवर्नम और मणिग्रामम अलग अलग गिल्ड्स थीं और मेनली कोस्टल एरियाज में ही ऑपरेट करती थीं, लेकिन समय के साथ इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेट करना शुरू किया। 10th सेंचुरी तक ये एक एडवांस्ड गिल्ड में कन्वर्ट हो गई, जिसका इन्फ्लुएंस अब ओवरसीज ट्रेड तक पहुंच चुका था। दोनों के कोलैबोरेशन से बनी नई गिल्ड को अय्यवोल 500 कहा जाने लगा। तमिल में इसको ऐनोरुवर कहा जाता है। इस गिल्ड के मेंबर्स खुद को गॉडेस दुर्गा के भक्त मानते थे। इसके बावजूद इन्होंने दूसरे रिलीजन्स जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के मेंबर्स को भी अपने साथ जोड़ा। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि अय्यवोल 500 गिल्ड के इन्फ्लुएंस के कारण ही चोलाज ने श्रीविजया एम्पायर का इन्वेजन किया था। हिस्टोरियंस बताते हैं कि ये तमिल गिल्ड्स भले ही काफी इन्फ्लुएंशियल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी लोकल गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन में दखल नहीं दिया। उनका ये ट्रेड उन्हें अपने यूरोपियन काउंटरपार्ट से अलग बनाता था। रूलर्स द्वारा दिए गए ट्रेड राइट से वो सैटिस्फाइड रहते थे और हमेशा ही उनसे अच्छे रिलेशंस बनाकर रखते थे, जिससे ट्रेड पर असर ना पड़े। इसके अलावा ये ट्रेड गिल्ड्स टेम्पल्स के बहुत बड़े संरक्षक थे। कुछ बड़े फार्मर्स भी ऐसे थे जो गिल्ड्स का हिस्सा बने, यानी ट्रेड गिल्ड्स एक तरह से एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व थे।
इसके बाद आता है टाउन प्लानिंग, जिसमें उनकी एक अहम भूमिका थी। ट्रेड बढ़ाने के लिए हाईवेज बनाए गए, शेल्टर के लिए होटल्स भी बनवाए गए। दोस्तों, इन गिल्ड्स ने लैंड और सी में अपने कार्गोज के प्रोटेक्शन के लिए प्राइवेट आर्मीज मेंटेन करना भी शुरू कर दिया। वेयर हाउसेज बनाए गए, जिसमें हथियारों से लैस गार्ड्स खड़े किए जाने लगे। यही वेयर हाउसेज आगे चलकर टाउन्स और सिटीज में इवॉल्व हो गए। और इस तरह दोस्तों, तमिल गिल्ड्स ने लंबे समय तक मलक्का रीजन पर राज किया। भले ही वो सीधे तौर पर कहीं के राजा नहीं थे, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस किसी राजा से भी कम नहीं था। कंक्लूजन। दोस्तों, हमने देखा कि साउथ इंडिया के छोटे छोटे मर्चेंट्स किस तरह अपनी कड़ी मेहनत से इंटरनेशनल ट्रेडर्स बन गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ट्रेड गिल्ड्स एक तरह से उस समय के कॉरपोरेट्स बन चुके थे। जिस तरह आज के कॉरपोरेट्स स्मूथ ट्रेड के लिए जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक उसी तरह इन गिल्ड्स ने भी ट्रेड से एक कदम आगे बढ़कर वहां के सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस स्फीयर में भी इन्फ्लुएंस बना लिया। इनके द्वारा किए जा रहे इंटरनेशनल ट्रेड से लोकल रूलर्स की प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी और ये ट्रेडर्स रूलर्स के लिए इनकम बढ़ाने का अच्छा सोर्स बन गए। तमिल और साउथ इंडिया की इन ट्रेड गिल्ड्स ने 13th सेंचुरी तक बिना किसी ऑपोजिशन के ट्रेड को कंट्रोल किया, जिसके बाद धीरे धीरे इन गिल्ड्स का डिक्लाइन शुरू हुआ। दरअसल 17th सेंचुरी तक मलक्का रीजन में यूरोपियन कंपनीज आने लगी और उनके कंपटीशन के सामने इन ट्रेड गिल्ड्स का वर्चस्व कमजोर पड़ने लगा। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आते ही उनका बचा खुचा ट्रेड भी खत्म हो गया। यूरोपियन कंपनीज के कंपैरिजन में तमिल गिल्ड्स ज्यादा बेहतर थीं। अगर आप कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इंडियंस को हमेशा ही अनसिविलाइज्ड बताया जाता रहा है, लेकिन सच तो यह है कि उस समय इंडियंस वर्ल्ड का 1/3 ट्रेड संभालते थे और यही रीजन भी था कि यूरोपियंस को इंडिया के लिए ऑल्टरनेट ट्रेड रूट ढूंढना पड़ा। और ये सब कुछ दुनिया के हर कोने में फैली इन इंडियन ट्रेड गिल्ड्स के कारण ही था। दोस्तों, ट्रेड गिल्ड्स की ये कहानी वाकई में रोमांचित कर देने वाली है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।